Assalamu alaikum, welcome to the channel and welcome to the new topic of surgical anatomy। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने बेसिक्स की बात की और बेसिक्स में हमने स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस किया और फिर उसके बाद जॉइंट्स और सारा वो रिलेटेड टू द ह्यूमन स्केलेटन उसमें कवर हो गया है। अब जब हम बात करेंगे वो है सिस्टम्स के हवाले से, मतलब हमारे बॉडी में मुख्तलिफ टाइप ऑफ सिस्टम्स प्रेजेंट है जो बॉडी को रन करते हैं, जो बॉडी के प्रोसेसेस को, बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए, एक ह्यूमन बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए क्या होता है, सम प्रोसेसेस आर बीन हेयर, सो दैट प्रोसेसेस आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड बाय सम सिस्टम्स। और वो सिस्टम्स हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स हैं, तो मुख्तलिफ टाइप ऑफ सिस्टम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर हम देख लें हमारे बॉडी में मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, मतलब ब्लड प्रोडक्शन हो रही है, ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, सांस का लेना, सांस का इंटर होना और सांस का जो है ना आउटफ्लो होना, ये सारा जो है ना ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अंजाम करने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक एक सिस्टम अपना अपना जो है ना वो काम कर रहा है। आज का जो हमारा एक सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो रिस्पायरेशन की बात करना बहुत ही ज़रूरी है और ये बिल्कुल बेसिक सी है। मतलब इसमें तो डिटेल में कुछ भी नहीं है। अगर एक मेडिकल स्टूडेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ना वो हमारे पास काम क्या करता है और रिस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम इसको डिफ़ाइन करें दो अल्फाज में कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या चीज़ है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम असल में हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये काम कौन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा। अब हमारे पास इंस्पायरेशन क्या चीज़ है और एक्सपायरेशन क्या चीज़ है, तो सिंपली अगर हम देख लें कि जब हम सांस लेते हैं तो O2 हमारे बॉडी में अंदर जाता है और वो कहाँ जाता है, वो लंग्स में जाता है, तो इसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं सिंपल अल्फाज में। एक्सपायरेशन क्या है कि जब हम एयर को आउट करते हैं ना, तो उस एयर में CO2 होता है और वो CO2 जो है ना हम लंग्स से क्या करते हैं, टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट उसको बाहर निकालते हैं, तो इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो दिस वर्क इज डन बाय द रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्लियर। अब हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसकी बेसिक डिफिनेशंस और इसकी बेसिक एनाटॉमी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ द बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेशन। वो बॉडी सिस्टम जो रिस्पायरेशन के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब रिस्पिरेशन में हमारे पास जो है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रिस्पायरेशन हो रही है उसकी डिफिनेशन क्या है। सो रिस्पायरेशन क्या चीज़ होती है, सो रिस्पायरेशन इज़ the oxidative reduction process during which the food particle oxidized and releasing the energy। क्या होता है कि जब फूड पार्टिकल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है और उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और वो प्रोसेस क्या है कि द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज विच इंक्लूड बोथ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक हो गई बात कि वो गैसेस एक्सचेंज जिसमें हमारे पास क्या होती है, एक्सचेंज होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। मतलब ये इसमें जो है ना एक इसके टाइप्स है कि इंटरनल रिस्पायरेशन क्या चीज़ है और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या चीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेन यहाँ पे ये जो बता रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज में हमारे पास O2 और CO2 की एक्सचेंज होती है। ठीक है, O2 हमारे बॉडी के अंदर जाता है और जो CO2 है वो हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, अब रिस्पिरेशन की दो जो है ना टाइप्स है। एक है हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा है हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम जो है ना किस तरह से डिफाइन करते हैं, सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि ये ब्लड और लंग्स के दरमियान जो है ना किस तरह से रिस्पायरेशन होती है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अल्वियोलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक अल्वियोलाई है, तो इसके ऊपर इस तरह की जो है ना कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ना वो क्या हो जाता है, वो ब्लड की तरफ चला जाता है, और जो ब्लड में हमारे पास CO2 प्रेजेंट होता है वो किस तरफ चला जाता है, अल्वियोलाई की तरफ। सो अल्वियोलाई पर क्या करता है, हम जब एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपायरेशन के ज़रिए वो जो है ना बाहर चला जाता है वो CO2, और यहाँ पे जो O2 इसमें प्रेजेंट था, O2 वो किस तरफ चला जाता है, ब्लड की तरफ। सो जब गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अच्छा, अब इंटरनल रिस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। सो इंटरनल रिस्पायरेशन क्या चीज़ होती है, कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, ठीक है, कि जब ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। मैं यहाँ पे आपको जो है ना ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ पे लंग्स हो गए, ये अल्वियोलाई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे O2 आ गया, उन्होंने क्या कर दिया, ब्लड को दे दिया, ठीक है। अब ये O2 यहाँ पे कैपिलरीज और आर्टरीज में आ गए। अब ये यहाँ से क्या करेगा, ये सेल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब ये ब्लड और सेल्स टिश्यूज़ के दरमियान हमारे पास क्या हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। क्योंकि ये O2 हमने किस लिए लिया हुआ है, ताकि हम उसको जो है ना क्या करें, O2 को सप्लाई करें टूवर्ड्स द ब्लड सेल, ताकि वो जिंदा रह सके, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं टूवर्ड्स दी थर्ड वन, कि ब्रीथिंग हमारे पास क्या चीज़ है। सो सांस लेना, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। सो द इनहेलिंग ऑफ O2 एंड द एक्सहेलिंग ऑफ CO2 आउट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। कि जब हम O2 को इनहेल करेंगे बॉडी के अंदर और CO2 को बॉडी से बाहर एक्सहेल करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं, और इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ से लेकर हमारे पास जो है ना 7 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक है हमारे पास नोज, पेरेंस, लैरेंस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड प्लोरा एंड ब्रीथिंग मसल्स, ठीक है। हम एक एक को डिफाइन करेंगे और एक एक के बारे में डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नोज। अब नोज हमारे पास क्या है, नोज वो ऑर्गन है जो हमारी फेस के ऊपर तो प्रेजेंट है, लेकिन ये हमारे पास आउटर ऑर्गन है, मतलब ये इंटरनल ऑर्गन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नोज की, तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम तो करते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि नोज सिर्फ और सिर्फ रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम नहीं करता, ये एज ए इम्यून सिस्टम भी काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा, ये मैंने ऐसे ही जो है ना आपको कहा है। अच्छा, सो नोज, द सेंसरी ऑर्गन ऑफ द स्मेल इज द नोज, ठीक है। ये सेंसरी ऑर्गन भी है जिसके जरिए हम स्मेल को जो है ना स्मेल ले सकते हैं, ठीक है। विच आल्सो मेकिंग द मेजर पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, कि स्ट्रक्चर, द नोज इज डूम शेप ऑर्गन लाइज ऑन द फेस, ये सबको पता होता है। ये अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी है तो आपको पता होगा। इट कंटेन नेजल कैविटीज, ठीक है, विच इज़ द मेन रूट ऑफ द एयर एंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये नोज़ है तो यहाँ पे एक नेजल कैविटी, यहाँ पे एक नेजल कैविटी, तो ये हमारे पास एयर की एंट्री जो होती है वो किस चीज़ के ज़रिए होती है, वो नेजल कैविटीज़ के ज़रिए होती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, the two nasal cavities are divided by the bony bridge called the nasal septum। अगर आप देख लें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास नोज है तो इसमें इस तरह में दरमियान में हमारे पास क्या होता है, नेजल सेप्टम होता है, ठीक है, नेजल सेप्टम। अब ये नेजल सेप्टम क्या करेगा,
ये नेजल सेप्टम डिवाइड करेगा इन नेजल कैविटीज। ठीक हो गई बात? तो ये बात आपने याद रखनी है। The posterior part is bony and formed by the perpendicular plate of the ethmoid bone and the femur। हमारे फेस में जो ethmoid bone और femur bone है, तो posterior part of the nose जो है ना, वो बन रहा होता है किस चीज़ के ज़रिए? ethmoid bone और femur bone के ज़रिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इंटीरियर की अब बात कर लेते हैं। सो इंटीरियरली कंसिस्ट ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। द रूफ इज मेड बाय द क्रेनिफॉर्म प्लेट। ठीक है, इसमें हमारे पास एक प्लेट प्रेजेंट होता है जो इंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और उसको हम क्रेब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं ऑफ द एथमाइड बोन। और ये प्लेट हमारे पास एथमाइड बोन का होता है और स्पीनाइड बोन का होता है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो रूफ है ना, रूफ ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से नहीं बना होता। अगर आपने ये समझना है ना कि इसका जो रूफ है, मतलब रूफ हम किसे कहते हैं? टॉप वाली जगह जो होती है, ऊपर वाली जगह, तो वो इन 4 बोन से बना होता है। ठीक है, आपको अगर नज़र आ रहा है कि जो रूफ है उसमें जो प्लेट प्रेजेंट है वो एथमाइड बोन, स्पिनाइड बोन, फ्रंटल बोन और नेजल बोन से बना हुआ है। क्लियर? अच्छा, ये तो हमारे पास पोस्टीरियर और इंटीरियर की बात हो गई। अब आ जाते हैं फ्लोर की तरफ। सो द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द रूफ ऑफ द माउथ। ये नीचे वाली जो एरिया है ना, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? कि जो माउथ की रूफ है ना, जो माउथ की रूफ है वो नोज की फ्लोर है। क्लियर? एंड कंसिस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। ठीक है, इन फ्रंट एंड द सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड। मतलब फ्रंट में हमारे पास हार्ड पैलेट है एंड बिहाइंड इसमें हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है। अब ये हार्ड पैलेट किस चीज़ का होता है? कि द हार्ड पैलेट इज कंपोज्ड ऑफ द मैक्सिला एंड द पैलेटाइन बोन्स। ठीक है, हार्ड पैलेट 2 बोन्स की वजह से होता है, कि मैक्सिला बोन और पैलेटाइन बोन्स की वजह से। और द सॉफ्ट पैलेट कंसिस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल। जो सॉफ्ट पैलेट हमारे पास है वो किस चीज़ की वजह से है? वो इनवॉलेंट्री मसल्स की वजह से होते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये अब हम जो है ना साइड्स की बात कर रहे हैं। हमने पहले पोस्टीरियर की बात की, फिर इंटीरियर की बात की, फिर हम रूफ के बारे में बात की, फिर फ्लोर के बारे में। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है जिसको हम मीडियल वॉल कहते हैं। तो अगर आपको याद हो मीडियल वॉल, मीडियल का मतलब ये है कि टूवर्ड्स द मीडियन लाइन। अब मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेप्टम। अब मीडियम में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? नेजल सेप्टम ही प्रेजेंट होती है ना। लेटरली लाइज मैक्सिला, ethmoid bone, and inferior lies conchi, and the parents making the posterior wall। ये अब इस चीज़ का खुलासा है कि अगर पोस्टीरियर पार्ट को अगर हम देख ले तो उसमें हमारे पास ये वाली जो है ना बोन्स इन्वॉल्व है, होमर एंड इथमाइड। ठीक है, इंटीरियर में अगर हम देख ले तो इसमें जो रूफ बन रहा है वो किस चीज़ की वजह से? नेजल बोन, फ्रंटल बोन, स्पिनाइड बोन, इथमाइड बोन की वजह से। फ्लोर जो है ना वो माउथ से पे कंसिस्ट करता है और उसमें हमारे पास 2 पैलेट्स होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड पैलेट जो है वो मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन की वजह से होता है, और सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो इन्वॉलेंट्री मसल्स की वजह से होता है। अब अगर हम मीडियल वॉल की बात करें तो वो सिप्टम से बना होता है। लेटरली जो है ना, लेटरली लाइज मैक्सिला, लेटरली इसको मैक्सिला प्रेजेंट है और इथमाइड बोन प्रेजेंट है। क्लियर? और इंफीरियरली इसमें हमारे पास कॉन्काई प्रेजेंट है एंड द पेरेंट्स जो है ना वो पोस्टीरियर वॉल बना लेता है। तो ये इसकी जो है ना क्या है, अराउंड की बात हो रही है कि इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लैटरली, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मीडियली इसकी इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये इसकी एनाटॉमी थी। अब इसकी लाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो लाइनिंग का मतलब है कि वहाँ पे जो उसकी लाइनिंग है वो कौन सी सेल्स की है। सो द लाइनिंग, द नोज इज लाइंड बाय द सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलिया। ठीक है, ये हमारे पास एपिथेलियम की टाइप है कोलमनर एपिथेलियम, जिसको हम सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम भी कहते हैं। सो द नोज इज लाइंड बाय द कोलमनर एपिथेलियम बट द सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आ जाते हैं स्किन की तरफ। सो स्किन में अगर हम देख लें, स्किन में ये क्या कह रहा है कि द अपर स्किन इज थिन एंड लूज, लोअर स्किन इज थिक एंड एडहेरेंट। क्या मतलब है कि जो हमारे पास अपर वाली स्किन है ना नोज की,
वो थिन है, ठीक है, एंड लूज है। लेकिन अगर हम लोअर स्किन की बात करें तो वो हमारे पास थिक है एंड एडरेंट, ठीक है, चिपकाव जैसा है। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना मसल्स क्या है कि द नोज कंटेन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स: अपर लैटरल मसल्स, लोअर मसल्स एंड द एलर मसल्स। ये यहाँ पे हमारे पास ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कार्टिलेजेस यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो कार्टिलेजेस की अगर हम बात करें, nose contains the following cartilages: the upper lateral cartilage, septal cartilage, lower lateral cartilage and alar cartilage। यहाँ पे अगर आप देख ले, ये इसकी कुछ जो है ना वो दी गई है, डायग्राम दी गई कि नेजल बोन हो गई, डॉर्सल हम्प, septal cartilage, lateral nasal cartilage, greater alar cartilage and alar fibrillary tissues। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे कार्टिलेजेस तीन प्रेजेंट होते हैं, और कार्टिलेजेस में हमारे पास अपर लोअर लेटरल है, ठीक है, ये सेम ही है, मतलब एक अपर है एक लोअर है, एक सेप्टल है और एक एलर कार्टिलेज। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसकी ओपनिंग की तरफ आ जाते हैं। सो इसमें हमारे पास अगर हम देख ले, द इंटीरियर नैरस एंड द नॉस्ट्रल्स आर द ओपनिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर इनटू द नेजल कैविटी। नेजल हेयर्स आर लाइज हेयर along with स्टिकी म्यूकस। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो अगर आपको पता ही होगा ना कि एक ओपनिंग हमारे पास कहाँ है पे है, जो नेजल कैविटीज़ है, ठीक है। तो वो एक्सटीरियर से क्या करते हैं, टूवर्ड्स द नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी में हमारे पास नेजल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नेजल हेयर्स में हमारे पास स्टिकी म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, ताकि जो बाहर से गंद वगैरह इंटर होगा तो वो उसको क्या करेगा, वो वहाँ पे उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो ये स्टिकी म्यूकस एंड नेजल हेयर जो है ना, ये यहाँ पे ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, पैरानेजल साइनसेस, हम सॉरी, पोस्टीरियर नेरस आर द ओपनिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी इनटू द पेरेंट्स। एक ओपनिंग वो थी जो बाहर से हमारे पास क्या करेगी, नेजल कैविटी को जो है ना एंटर होती है, एयर जो एंटर होती है। लेकिन ये हमारे पास इंटीरियर है। पोस्टीरियर में हमारे पास क्या है कि वो ओपनिंग जो नेजल कैविटी को क्या करेगी, पेरेंट्स की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर नैरस। इंटीरियर नैरस में हमारे पास एक्सटीरियर से जो नेजल कैविटी की तरफ, और फिर नेजल कैविटी से पेरेंट्स की तरफ, इसको हम पोस्टीरियर नैरस कहते हैं। अच्छा, पैरानेजल साइनसेस। सो देयर आर द कैविटीज इन द बोन्स ऑफ द फेस एंड द क्रेनियम। हमारे पास बोन्स, साइनसेस का आपको पता होगा, साइनसेस हमारे जो है ना फेस में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इस तरह की कैविटीज़ हमारे फेस में प्रेजेंट होती है, और क्रेनियम में, जिसको हम साइनसेस कहते हैं। तो ये भी कुछ कैविटीज़ है जो यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब उसकी हमारे पास कौन सी टाइप्स है, एक है हमारे पास मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस एंड एथमाइडल साइनस। ये भी फेस में हमारे पास प्रेजेंट होती है। क्लियर। यहाँ पे जो नोज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद क्या आ जाती है, अगर अगर आप यहाँ पे देख ले, नेसल कैविटी के बाद क्या आएगा, पेरेंट्स आएगा। तो पेरेंट्स में क्या है कि पेरेंट्स अगर हम देख लें, सो पेरेंट्स इज, इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब अबाउट 12 to 14 cm लॉन्ग। क्लियर हो गई बात। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ द 6 सर्विकल वर्टिब्रा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 6 सर्विकल वर्टिब्रा का क्या मतलब है। तो अगर आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वर्टिब्रास प्रेजेंट है, सर्वाइकल या थोरैसिक, और इसके अलावा जो है ना लंबर या कोकैक्स एंड सॉरी सैक्रल एंड उसके बाद जो है ना कोकैक्स। तो यहाँ पे जो है ना ये बता रहा है कि जो पेरेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है बेस ऑफ द स्कल से, तो ये सर्विकल वर्टिब्रा जो यहाँ पे 6 सर्विकल वर्टिब्रा है वहाँ तक होती है, ठीक है। तो ये इसकी आपको डायरेक्शन बताई गई है, लोकेशन बताई गई है कि अगर आप इसको वर्टिब्रा के साथ देखेंगे तो ये कौन से वर्टिब्रा के सामने होगा। क्लियर। So at the level of the cervical vertebra, at the level of the cricoid cartilage, it is lies behind the nose, mouth and larynx. Structurally, the pharynx is divided into three parts. अब structurally pharynx divide हुआ है three parts में। एक है हमारे पास nasopharynx, एक है oropharynx, एक है laryngopharynx।
अब नेजो पेरेंस हमारे पास क्या है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड इपी पेरेंस। ठीक है, नेजो का मतलब है नोज, ओरो का मतलब है ओरल। इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स दैट लाइज बिहाइंड द नोज। वो पार्ट ऑफ द पेरेंट्स जो नोज की बिहाइंड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेजो पेरेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात। इट लाइज above the level of the soft palate and on its lateral wall the two auditory tubes open. Clear? On the posterior wall lies pharyngeal tonsils. यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं कि अबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, एक है हमारे पास सॉफ्ट पैलेट, एक है हार्ड पैलेट। ये अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट होता है और उसकी जो लेटरल वॉल है ना वो कहाँ पे होती है, ऑन इट्स लेटरल वॉल द टू ऑडिटरी ट्यूब्स ओपन। ऑडिटरी ट्यूब्स हमारे पास जो कान में प्रेजेंट होती है वो यहाँ पे ओपन होती है ना, तो जहाँ पे ये लेटरल वॉल ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब्स ओपन होती है और जो सॉफ्ट पैलेट से अबव होता है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? अच्छा, ओरोपेरेंस हमारे पास क्या है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेरेंस दैट लाइज बिहाइंड द माउथ ऑरल कैविटी। जो हमारे पास माउथ ऑरल कैविटी है इसकी बिहाइंड जो चीज़ प्रेजेंट है उसको हम पेरेंस कहते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, वहाँ पे अबव द लेवल था, यहाँ पे बिलो द लेवल, टू द अपर पार्ट ऑफ द थर्ड सर्विकल वर्टेब्रा। ये स्टार्ट होती है कहाँ से, फ्रॉम दी सॉफ्ट पैलेट, बिलो द सॉफ्ट पैलेट टू टूवर्ड्स दी थर्ड सर्विकल वर्टेब्रा एंड इट फोल्ड्स कंटेन द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और इसकी जो फोल्ड होते हैं उसमें हमारे पास कौन से टॉन्सिल्स है, पैलेटीन टॉन्सिल्स है। क्लियर? वहाँ पे हमारे पास पेरेंजियल टॉन्सिल्स थे, यहाँ पे हमारे पास पैलेटीन टॉन्सिल्स है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, laryngoparens. So laryngeal parens is also called hypoparens. The laryngeal part of the parens extends from the oropharynx above and continues to the esophagus below. ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरोपेरेंस से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये ख़त्म कहाँ पे होगा, एट दी एसोफेगस बिलो, मतलब एसोफेगस तक। और अगर हम सर्विकल वर्टिब्रा की बात करें, फ्रॉम द लेवल ऑफ द थर्ड टू सिक्स सर्विकल वर्टिब्रा। स्ट्रक्चरली द पेरेंट्स इज कंपोज ऑफ, अब स्ट्रक्चरली अगर हम इसकी बात करें तो जो पेरेंट्स है ना ये किस चीज़ पे कंपोज होता है, तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, सब म्यूकोसा एंड स्मूथ मसल्स। ये तीन चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे अपना काम भी करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन भी है, सब म्यूकोसा भी है एंड स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि ये अपना काम अच्छी तरह से कर सके। अब इसके अलावा ये तो हमने तीन पार्ट्स को डिस्कस किया कि नेजो, ओरो और फिर उसके बाद लरेंगोपेरेंस। अब इसके बाद इसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी है, ठीक है, बाउंड्रीज इसकी हुदूद कौन कौन से है। तो अगर हम सुपीरियर की बात करें तो बेस ऑफ द स्कल इसकी बाउंड्री है। इन्फीरियर की अगर बात करें तो एसोफेगस इसकी बाउंड्री है। इंटीरियर की बात करें तो वॉल ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरेंस इसकी बाउंड्री है। पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो एरियुलर टिश्यूज ऑफ द फर्स्ट वर्टेब्रल बॉडी, जो फर्स्ट सर्विकल बॉडी है उसकी जो एरियुलर टिश्यूज है वो हमारे पास इसकी बाउंड्री है, लेकिन कौन सी साइड पे, पोस्टीरियर साइड। क्लियर होगी बात। तो ये इसकी कुछ बाउंड्रीज हो गई। अच्छा, अब इसकी ब्लड एंड नर्व सप्लाई की तरफ आ जाते हैं। तो कौन सी ब्लड सप्लाई जो है ना इसकी तरफ होती है और जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी होती है। तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई में हमारे पास है सेवरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी। जो फेशियल आर्टरी है वो इसको सप्लाई करती है आर्टीरियल ब्लड, और जो वेनस ब्लड सप्लाई है वो है फेशियल एंड इंटरनल जगुलर वेन। जो इंटरनल जगुलर वेन है और जो फेशियल वेन है वो क्या करती है, वेनस ब्लड सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई में अगर हम देख ले तो क्या है कि द पेरिंजियल प्लेक्सिस लाइक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज द वेगस एंड द ग्लैसोपेरिंजियल नर्व। दो यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें ना तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है इसको। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास कौन सा नर्व है, ग्लैसोपेरिंजियल नर्व है। ठीक है, और सिंपैथेटिक सप्लाई में हमारे पास क्या है, फ्रॉम दी सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया से हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। ये दो टाइप ऑफ सप्लाईज होती है ना, एक है हमारे पास सिंपैथेटिक और दूसरी है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक। अब अगर हम प्लेक्सिस की बात करें तो पेरेंशियल प्लेक्सिस इसमें इन्वॉल्व है। पेरेंशियल प्लेक्सिस में पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कौन करता है, ग्लैसोपेरेंजियल नाम। ठीक है, एंड वेगस।
सिंपैथेटिक सप्लाई कहाँ से होती है? बाय द नर्व फ्रॉम द सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया, जो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया से वहां से सिंपैथेटिक सप्लाईज होती है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं लैरिंक्स की तरफ। सो लैरिंक्स इज It is the cartilaginous structure which lies in front of the lowest part of the pharynx। क्लियर हो गई बात कि जो लैरेंस है ये हमारे पास क्या है? कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है और इन फ्रंट ऑफ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द पैरेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है। While lowerly it is attached with the trachea। इन लोवेस्ट पार्ट ऑफ द पैरेंस में तो प्रेजेंट है, लेकिन ये अटैच होता है inferiorly with the trachea and it lies at the level of 3, 4, 5 and 6 cervical vertebrae। मतलब 3 से स्टार्ट होती है और 6th पे इसकी जो लोकेशन है वो ख़त्म होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें तो स्ट्रक्चरली द लैरेंस इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल कार्टिलेजेस। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं विच आर अटैच विद वन अनदर बाय मेम्ब्रेन एंड लिगामेंट। अब वो कौन से कार्टिलेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है? तो इसमें हमारे पास है थायराइड कार्टिलेज, क्रेकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिक कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। सारे यहाँ पे अगर ये तीनों की बात करें, थायराइड, क्रेकॉइड एंड एपिग्लॉटिक कार्टिलेज, वो है हमारे पास 3। लेकिन इसके अलावा जो एरिटेनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है वो है 2-2। क्लियर होगी बात? तो अगर हम इसकी सिंपल बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 6 और 9 कार्टिलेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद लैरेंस में हमारे पास एक और चीज़ भी प्रेजेंट होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो द वोकल कॉर्ड्स लाइज इन द लैरेंस पासिंग फ्रॉम द थायराइड कार्टिलेज इन फ्रंट ऑफ टू द एरिटेनॉइड कार्टिलेज। यहाँ पे हमारे पास वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से हमारी ये आवाज़ जनरेट होती है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? लैरेंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ये पास करते हैं टूवर्ड्स द थायराइड कार्टिलेज इन फ्रंट ऑफ द एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, and behind the movement of the arytenoid cartilage brought by the laryngeal muscle to the vocal cord relax, thus the size and the opening between the cords, the rema glottis is altering ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड स्पीच। क्या मतलब है इसका? सिंपल मैं यहाँ पे आपको एक बार इसको हम जो है ना देख लें तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये पैराग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वोकल कॉर्ड्स जो है ना ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द लैरिंक्स फ्रॉम द थायराइड कार्टिलेजेस इन फ्रंट to the arytenoid cartilage. Behind the movement of the arytenoid cartilage brought by the laryngeal muscles, the vocal cord relaxes. Thus, the size of the opening between the cords, the rema glottides, is altered during breathing and speech. The voice is produced by the vibration of the cord. The voice production of the larynx is controlled by the various muscles which are attached to the larynx। क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पे 2 मेन इंपॉर्टेंट जो वोकल कॉर्ड से रिलेटेड कार्टिलेजेस हैं वो है थायराइड कार्टिलेज और दूसरा है हमारे पास एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, अब इसकी जो है ना रिलेशन टू द वोकल कॉर्ड्स है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है ना वो किस चीज़ की वजह से? वो वाइब्रेशन ऑफ द कॉर्ड्स की वजह से हो रही है। अब ये वाइब्रेशन ऑफ द कॉर्ड्स और ये वॉइस प्रोडक्शन जो है ना ये कौन जो है ना इसको वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो अटैच होते हैं टू विद द लैरेंस। अब लैरेंस के साथ वो मसल्स अटैच है और वो कंट्रोल करते हैं हमारी वॉइस प्रोडक्शन को। क्लियर होगी बात? तो ये यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद several ligaments and membrane are lies between the cartilages। कुछ लिगामेंट्स और कुछ मेम्ब्रेन्स हमारे पास जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। सो बाउंड्रीज आर सुपीरियरली हाइड बोन एंड रूट ऑफ द टंग। इंफीरियरली इसकी जो है ना ट्रेकिया प्रेजेंट होती है। इंटीरियरली कुछ नेक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियरली द लेरेंजोपेरेंस है 3 to 6 सर्विकल वर्टेब्रास। ठीक है, लैटरली इसकी क्या चीज़ प्रेजेंट है? लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट है ना, तो ये एक साइड, दूसरी साइड, ऊपर साइड, नीचे की साइड के बारे में बात करें तो बाउंड्रीज हमारे पास कितने हैं? 5 है। सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। क्लियर? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई में अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास ब्लड आर्टीरियल सप्लाई में है सुपीरियर एंड इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरीज
एंड वेनस ड्रेनेज में या वेनस ब्लड सप्लाई, सो इसमें थायराइड वेन्स विच लेटरली जॉइंस द इंटरनल जगुलर वेन, मतलब थायराइड वेन इसमें इन्वॉल्व होता है और फिर थायराइड वेन जो है ना वो कनेक्ट हो जाता है विद द इंटरनल जगुलर वेन। अच्छा, अब आ जाते हैं नर्व सप्लाई की तरफ। सो नर्व सप्लाई में अगर हम देख ले, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कौन करेगा? जो सुपीरियर लेरेंजियन एंड रिकरेंट लेरेंजियन नर्व है वो क्या करेगी? उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो कौन करेगा? सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियास। क्लियर? तो ये इसकी ब्लड सप्लाई ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है ट्रेकिया, फिर उसके बाद राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, लेकिन हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा लंबा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम 2-3 लेक्चर्स में कवर कर सकें, ठीक है। एक बात मैंने आपको बतानी थी कि जो फर्स्ट चैप्टर की जो लेक्चर्स हैं ना वो ऑलरेडी मैंने पहले बनाए हुए थे। तो जब भी आप सर्जिकल एनाटॉमी की लेक्चर्स देखने जाएं मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे प्ले लिस्ट पे जाएं। 3 ऑप्शन पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ पे सर्जिकल पेपर ए एनाटॉमी की लेक्चर्स आपको एक बटन आपको दिखाई देगा। उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी लेक्चर सीक्वेंस के साथ अपलोडेड है वहाँ आपको ये मिल सकेंगी, ठीक है। तो आप ज़रूरी जो है ना ये आप कंपलसरी बना लें कि जब भी आप एक सब्जेक्ट को स्टडी करें तो वहाँ से डायरेक्टली ना देखें, प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट से सारे जो है ना एक सीक्वेंस में देखें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।